किसके पास चले थे अपन अपन किसके पास गए थे? क्या सर? सर चार्मी हियर, मेरे पास चार्मी, नंबर है। यस यस यस, चार्मी में देखो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक आसान सा क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1935 में। कहाँ पे हुआ? मुंबई। कितने करोड़ रुपए की लागत से हुआ? वो नहीं पता सर। 5 करोड़ याद रखने का। कितना? 5 सर। आज के डेट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये आंसर किसने दिया है? ये चार्मी का वॉइस था क्या? किसका वॉइस था नहीं ये? नहीं, मेरा नहीं था। फिर किसी ने ज्यादा खा लिया क्या? हाँ, जिनसे पूछता हूँ उसको छोड़ के बाकी से तो नहीं पूछा हो ना। बाकी से पूछूंगा किसने बोला है ये आंसर, बताओ, नाम बताओ। ये आंसर किसने दिया? अब कोई नाम ही नहीं बताया कि आंसर किसने दिया। अरे नाम बताओ, मैं पूछूंगा क्वेश्चन दो चार। जो ज्यादा खाता है मैं उसके पास ज्यादा जाता हूँ। चलो अच्छी बात है, अगर किसी ने आंसर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात तब है जब मेरे पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर वो देगी, है ना। किसी तीसरे का क्वेश्चन मैंने पूछा, किसी दूसरे ने आंसर दे दिया, ऐसा नहीं करने का। चलिए आज से क्लास की शुरुआत करता हूँ, 1 मिनट। जब तक मैं पीसी कनेक्ट कर रहा हूं तब तक आप लोगों के मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लीजिए, जब तक मैं आपके बोर्ड पे फिर से कनेक्ट हो रहा हूँ। किसी के पास कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ में आया अभी तक? सर बोलो। सर एसआई का थोड़ा सा फिर से बताएंगे, उसमें नहीं समझ में एसआई का फुल फॉर्म होता है बाबू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आया। यस है ना। एसआई यस। इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है? तो एसआई और ईसीएस जो हमने बंद किया था, ईसीएस 2016 में हमने बंद किया ना। यस सर। नाम क्या दिया बंद करने के बाद? एक नए रूपांतरित रूप का नाम क्या था? नेच। नेट, NaCH। तो SI एंड NaCH बोथ आर सिमिलर। अंतर सिर्फ इतना है कि जो नेट होता है वो इंटर बैंक के लिए होता है, मतलब दो अलग अलग बैंकों के लिए हम नेट का यूज करते हैं। जबकि अगर सेम चीज, सेम ऑटो ट्रांजेक्शन विद इन द बैंक होता है, SBI टू SBI, बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक ऑफ इंडिया, तो उसको हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, यस सर, समझा। ओके। और कोई क्वेश्चन? नो? चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके बोर्ड पर मैंने टॉपिक का नाम लिखा है, वो टॉपिक है बैंक में जो आप और हम अकाउंट खोलते हैं या खोलना चाहते हैं। तो सारे जो अकाउंट है, सारे अकाउंट तो बहुत सारे हैं, उसमें जो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अकाउंट है उसकी हम बात करेंगे। चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या उसका जो भाई करंट अकाउंट हो, तो सेविंग और करंट हम देखेंगे कि बेसिकली इस दोनों में अंतर क्या है। हम एफडी अकाउंट को देखेंगे, वो एफडी अकाउंट जिसको दूसरे रूप में हम टीडीआर के रूप में जानते हैं। तो टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट क्या होता है उसको हम देखेंगे, उसके दूसरे भाई को हम देखेंगे, उस दूसरे भाई का नाम है आरडी। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड आरडी, उसको हम उस नजरिए से देखेंगे। फिर हम आएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट की ओर, जहां पे एक बार पैसा हमने डाल दिया तो जब तक उसकी मेच्योरिटी ना हो या फिर जिस कस्टमर ने पैसा डाला है उसका डेथ ना हो तब तक वो पैसे निकलेंगे नहीं। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के रूप में हम पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, और उसके भाई जिसकी शुरुआत हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने की, नाम सुकन्या समृद्धि अकाउंट दिया। तो पीपीएफ वर्सेस सुकन्या समृद्धि अकाउंट हम देखेंगे। वैसे इंडिविजुअल जो 182 डेज से ज्यादा आपके इंडियन ज्योग्राफिकल टेरिटरी से बाहर रहते हैं, जिन्हें हम एनआरआई कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं, वो कितने टाइप के अकाउंट आपके इंडिया के ओरिजिन में खोल सकते हैं,
तो उन अकाउंट को हम देखेंगे, चाहे वो NRE अकाउंट हो, NRO अकाउंट हो या फिर FCNR अकाउंट हो। तो NRE अकाउंट क्या है, नॉन रेसिडेंट अकाउंट क्या है, NRO नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट क्या है, या FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट क्या है। तो इन तीनों को में हम अंतर और सिमिलरिटी को देखेंगे। फिर हम आएंगे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि HUF अकाउंट क्या होता है, कर्ता क्या होता है, को पार्टनर क्या होते हैं। तो ये HUF अकाउंट को हम देखेंगे। और फिर आपके डोरमेंट अकाउंट हो, इनऑपरेटिव अकाउंट हो, आपके मिसलेनियस जितने भी टाइप के अकाउंट हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। आज की टॉपिक समझ में आई? क्या हमारी टॉपिक है? यस सर। हाँ सर। यस सर। पहले कौन से अकाउंट से हम शुरुआत करें? पहले हम आपके अकाउंट से शुरुआत करते हैं। आपकी कौन सी अकाउंट है बैंक में? सेविंग है या करें? सेविंग अकाउंट। सेविंग है। हाँ। यस सर। हाँ सर। करंट क्यों नहीं खोला फिर? बिजनेसमैन नहीं बने ना। हाँ, बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट होता है क्या? हाँ। हाँ सर। ओके, ट्रांजेक्शन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी देखो हमने लिखा है सेविंग अकाउंट। तो पहले तो ये बात है कि सेविंग अकाउंट होता किसके लिए है। तो सेविंग अकाउंट किसके लिए होता है? फॉर एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल का मतलब है पर्सनल, हम और आप, है ना। तो हम और आप के लिए सेविंग अकाउंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि सेविंग अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। व्हाट वुड बी द मिनिमम एज फॉर ओपनिंग ए सेविंग अकाउंट? आंसर दीजिए भाई। 18+। मेरे से बात करो, मेरे से बात नहीं करोगे तो फिर ये जो लेक्चर है वो फिर लेक्चर ही लगेगा, फिर आप लोग समझ नहीं पाइएगा कि होता क्या है सेविंग अकाउंट। और फिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो फिर पता नहीं चलेगा होता क्या। इस तरह से मेरे सर से बात करो जो मिनिमम आपको गलत या सही दोनों मिनिमम लगता एज है। लिमिट। कितना होना सर चाहिए इसमें मिनिमम एज लिमिट नहीं होता ना शायद। वो तो हम देखेंगे होता है कि नहीं। और कोई किसी का आंसर? Below the age of 10. बिलो एज ऑफ 10, 10 साल से कम तक खोल सकते हैं। नहीं 10+। 10+ खोल सकते हैं। ठीक है, और किसी का आंसर? सर बोलो। सर ये कभी ये 10 ऊपर खुल सकते हैं एंड 18 तक ये जॉइंट अकाउंट होता है मदर गार्डियन या मदर फादर के साथ। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, सुने। सेविंग अकाउंट खोलने के लिए जो आज के डेट में मिनिमम एज है वो है 10 इयर्स। 10 साल से ज्यादा अगर हैं तो आपके इंडिविजुअल नाम से सेविंग अकाउंट होगा। अर्लियर इट वाज 18 इयर्स, क्योंकि ये कहा जाता है बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि माइनर का मतलब है जिनका एज 18 साल से कम है, या फिर अनसाउंड पीपल जो पागल, दिमागी तौर पे पागल है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन आपकी फिनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी कंसेप्ट है जिसकी बात हम किसी दूसरे क्लास में करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पे जान ले। फिनेंशियल इंक्लूजन जिसको हिंदी में हम वित्तीय समावेश कहते हैं, कहा यह गया कि जितने भी एलिजिबल इंडियन हैं, एलिजिबल इंडियन का मतलब यहाँ पे डेफिनेशन एलिजिबल इंडियन का ये दिया गया कि जिनका एज 10 साल से ज्यादा है और वो वित्तीय समावेश अपने फाइनेंस से जुड़ना चाहते हैं, मतलब वो बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो उनके इंडिविजुअल नाम से अकाउंट ओपन किया जाए। दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। अभी बात आती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ध्यान रखें फाइनेंशियल इंक्लूजन आपके एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो चलिए, आपको ये बता दिया हमने कि 10 साल से अगर ज्यादा हैं तो आपके इंडिविजुअल नाम से सेविंग अकाउंट ओपन होगा। इतनी ही बात आपको याद रखनी है कि एक मतलब सेविंग अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 10 एंड अबव।
लेकिन बात आती है अगर मेरा लड़का 9 साल का है तो क्या उसके नाम से सेविंग अकाउंट होगा? अरे होएगा क्या? नो नहीं। नहीं। शाबाश। तो उसके नाम से क्या होगा? गार्डियन का ओके। एक मिनट जरा। इको आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। एक मिनट। हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर 10 साल से इको नहीं है ना? पूरा है सर। क्यों हो रहा है यार? ओके चलो, कहने का मतलब ये है अगर 10 साल से नीचे का है तो उसके भी नाम से सेविंग अकाउंट होगा, बट उसके गार्डियन को हम ऐड करते हैं। ठीक है, नेचुरल गार्डियन के साथ ऐड होता है। तो 10 साल से नीचे बच्चे का सेविंग अकाउंट होगा, बट इंडिविजुअल नहीं होगा, वो उसके मदर या फादर के साथ, दैट इज कॉल्ड नेचुरल गार्डियन। 10 साल से नीचे बच्चे का अकाउंट उसके नेचुरल गार्डियन ओनली के साथ ही खोला जा सकता है। फिर से यहाँ नेचुरल गार्डियन का मतलब जाने। नेचुरल गार्डियन कैन ओनली बी मदर और फादर, कैन नॉट बी ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेविंग अकाउंट में है, हम माइनर अकाउंट में नहीं है। जब हम माइनर अकाउंट की बात करेंगे तो वहां पर मैं स्पष्ट लिखाऊंगा कि नेचुरल गार्डियन के साथ हम ओपन करेंगे। अभी हम सेविंग अकाउंट में है, तो सिर्फ सेविंग अकाउंट के कंसेप्ट को हमें देखना है कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए सेविंग अकाउंट होगा जिनका एज 10 एबव होनी चाहिए। हम अगर सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट वेरी करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक, वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। किसी बैंक का 6% है, किसी का अगर माइक ऑन है तो उसको ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ करो। हम और आप जिनका भी बैंक में अकाउंट है उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, हाफ ईयरली हो क्वार्टरली हो, उन्हें इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट वेरी करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक, है ना। किसी कोटक महिंद्रा बैंक का है 6%, कोई और कोऑपरेटिव बैंक है 6.57%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 2.5%, नेशनलाइज्ड बैंक है 3%। तो वेरी करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक। आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि एसबीआई अपने अकाउंट होल्डर को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे देती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो फिक्स्ड होता है वो क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। अगर बैंक ऑफ इंडिया अलग देती है, एसबीआई अलग देती है, एचडीएफसी बैंक अलग देती है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसका सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हम अगर अकाउंट रखते हैं तो हमें उस रखे हुए पैसे पे इंटरेस्ट बैंक हमें देती है, चाहे वो क्वार्टरली दे चाहे वो हाफ ईयरली दे, बट देती है। और वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होता है वो कैसे होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है या डेली प्रोडक्ट बेसिस पे होता है, आंसर क्या है? इंटरेस्ट कैलकुलेटेड और डेली। यहाँ पर मैं एक चीज लिखना भूल गया, डेली प्रोडक्ट बेसिस। प्रोडक्ट को याद रखने का कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो बैंक हमें क्वार्टरली दे या हाफ ईयरली दे, लेकिन जो कैलकुलेशन होता है वो डेली प्रोडक्ट बेसिस पे होता है। अर्ली इट वाज मंथली बेसिस। हमारी सैलरी अगर 2 तारीख को आई, खा पी के पूरा हमने साफ कर दिया 30 तारीख को, तो पहले 31 तारीख के रात के 12 बजे आपकी जो बची हुई बैलेंस है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता था। आरबीआई ने बोला कि नहीं, ये कस्टमर के इंटरेस्ट में नहीं है। कस्टमर ने मान लीजिए 25 तारीख तक अपने 1 लाख रुपए को रखा,
और 30 तारीख तक उसके पैसे खर्च हो गए, तो उसको हर एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात है वो डेली प्रोडक्ट बेसिस पे है। व्हाट इज द यूएसपी ऑफ सेविंग अकाउंट? यूएसपी समझते हैं आप लोग? नहीं सर। यूनिक सेलिंग पॉइंट। नहीं सर। यूएसपी समझते हैं क्या? कोई एमबीए वाला कोई है क्या? यूनिक सेलिंग पॉइंट। वेरी गुड। क्या किया आपने? क्या है क्वालिफिकेशन आपकी? कुछ नहीं, बीकॉम। देखो, यूएसपी का जो फुल फॉर्म होता है उसका नाम है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। एक ऐसा फीचर जो सिर्फ उसी में हो, दूसरे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में ना हो, दैट इज कॉल्ड यूएसपी। अब हीरो होंडा का यूएसपी क्या है? तो उसकी माइलेज इज द यूएसपी ऑफ हीरो होंडा। बजाज का यूएसपी क्या है? तो उसकी जो लुक है, चाहे वो डिस्कवर बाइक हो या पल्सर बाइक हो, तो उसकी जो यूएसपी है उसका लुक है। तो मतलब यूएसपी किसी भी कंपनी की जो यूएसपी होती है, उसकी जो प्रोडक्ट की यूएसपी होती है, वो यूएसपी हम कहते हैं कि ऐसा फीचर जो सिर्फ उसी प्रोडक्ट में हो, दूसरे किसी प्रोडक्ट में ना हो, दैट इज कॉल्ड यूएसपी। तो व्हाट इज द यूएसपी ऑफ सेविंग अकाउंट इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? क्या मैं जान सकता हूं? आप लोग में से किसी को बता सकते हैं क्या कि सेविंग अकाउंट में ऐसी क्या फीचर है जो दूसरे किसी अकाउंट में नहीं है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और पीपीएस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है क्या? सुकन्या पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है क्या? एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है क्या? आरडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता? सब पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फैसिलिटी सर। विड्रॉवल। ग्रेट, किसी ने तो आंसर दिया है। वेरी गुड। द यूएसपी ऑफ सेविंग अकाउंट इज एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म एनी टाइम मनी होता है, करेक्ट और नॉट? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। Yes, that's automated teller machine. So USP of saving account, आपका अगर एफडी अकाउंट है, 2 लाख एफडी में है और एटीएम को डाल रहा है, तो निकलेगा क्या एटीएम से? ऐसे नहीं निकलेगा ना, क्योंकि एफडी का एटीएम मिलता ही नहीं है, करंट का एटीएम मिलता ही नहीं है। इसका सेविंग अकाउंट की जो यूएसपी है वो उसकी एटीएम है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होता है। बैंक ये कहती है वंस वी हैव ओपन योर हाँ, बोलो बोलो बोलो, पर क्या बोल रहे हो? डेबिट मोबाइल कार्ड। बैंकिंग। एटीएम, हाँ, डेबिट कार्ड, दैट इज कॉल्ड एटीएम। दूसरा क्या होगा? नेट बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग। INB, दैट इज इंटरनेट बैंकिंग। तीसरा क्या होगा? मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग। चलो, और क्या होगा? और कुछ है? पैसे भरने के लिए बैंक में जाते हैं ना? कैश डिपॉजिट मशीन। वेरी गुड। जैसे हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, वैसे ही कैश भरने के लिए जहां पे हम बैंक जाते हैं, उसकी जगह पर बैंक ने क्या किया है? तो कैश डिपॉजिट मशीन डाल दिया है कि आप बाहर ही कैश डिपॉजिट कीजिए, दैट इज कॉल्ड सीडीएम। तो ये सब अल्टरनेट चैनल है आपके बैंक के लिए, चाहे वो एटीएम हो, INB हो, मोबाइल बैंकिंग हो या फिर सीडीएम हो। These are alternate channel for बैंक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? INB का मतलब है IN फॉर इंटरनेट और B फॉर बैंकिंग, जिसको आप नेट बैंकिंग कहती हैं। तो INB फॉर इंटरनेट बैंकिंग। इसको प्लीज पेन डाउन करो। इस पे 1-2 पॉइंट और है, मैं लिखाता हूँ। लिखे सेविंग अकाउंट, फटाफट लिखिए। सर ये सब सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करता है ना सिर्फ? अरे क्या लिखा है ऊपर में मैंने? यहाँ पे कौन सा अकाउंट लिखा है? नहीं मतलब जो आपने ये अल्टरनेट चैनल बताया ना, ये वाला। तो ये सब सेविंग अकाउंट का फीचर है ना। आपका अगर सेविंग नहीं है तो इंटरनेट बैंकिंग मिलेगा ही नहीं आपको, एटीएम मिलेगा ही नहीं आपको। पैसे कहाँ डालोगे? पैसे हम सेविंग अकाउंट में डालते हैं, इसका सीटीएम की जरूरत पड़ती है हमको, है कि नहीं?
हाँ देखो फटाफट, सेविंग अकाउंट सामने लिखिए। सेविंग अकाउंट इज फॉर एनी इंडिविजुअल हैविंग एज मोर देन 10 years एंड above। फटाफट लिखिए। सेविंग अकाउंट इज फॉर एनी इंडिविजुअल, एज में लिखिए 10 years एंड above। टेन ईयर्स एंड above। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन सेविंग अकाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन सेविंग अकाउंट which vary from bank to bank. Rate of interest is payable on saving bank account which vary from bank to bank. Which vary from bank to bank and calculated on daily product basis. नेक्स्ट लिखिए यूएसपी। यूएसपी का फुल फॉर्म भी लिखिएगा, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। क्या सर, क्या पता है वो? यूनिक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। सर ये यूएसपी मतलब से मतलब क्या हो गया? यूएसपी का मतलब एक ऐसा फीचर जो सिर्फ सेविंग अकाउंट में है, बाकी किसी अकाउंट में नहीं है, उसको हम बोलते हैं यूएसपी। एक ऐसा फीचर जो सिर्फ आप में है, बाकी किसी में नहीं है। तो आप लोगों का फीचर क्या है? व्हाट इज द यूएसपी ऑफ यू ऑल? आप लोग सभी का एक ही यूएसपी है, जो हमने आज पढ़ाया वो कल भीम पाउडर से धो डालने का। सर यूएसपी का फुल फॉर्म? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। नेक्स्ट लिखिए, अल्टरनेट बैंकिंग such as ATM, net banking, mobile banking, TDM is available for saving bank account. लिखा, चलो आगे। सर आपने यूनिक चैनल सॉरी यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन बोला। हाँ, ओके। सेविंग अकाउंट खोलना है, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस? खोलना है ना, किसी बैंक में हम जाते हैं तो कहता है कि सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आपको ये मिनिमम बैलेंस रखनी पड़ेगी, सर जीरो बैलेंस भी रहता है ना अभी तो, है ना। उसके बाद अगर हमें खोलना है तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे उस बैंक में, उस अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, और क्या हमें कोई पासबुक दिया जाता है। मिनिमम बैलेंस देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एज पर आरबीआई गाइडलाइन सेविंग अकाउंट खोलने के लिए हमें कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, बट यहाँ पे हर एक बैंक आरबीआई के इस रूल को ओवरराइड करके
एक ओबीडी जमा करो। और आज के डेट में हाउ मेनी ओबीडीज फॉर केवाईसी, कितने ओबीडी हैं? हाउ मेनी ओबीडीज? देयर आर 6 ओबीडीज। पहला कौन सा है? पासपोर्ट। दूसरा कौन सा है? पैन कार्ड। तीसरा कौन सा है? आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी, इलेक्शन कार्ड, वोटर आईडी। उसके बाद क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद क्या है? रेशन कार्ड, राशन कार्ड। एड्रेस, हाँ, आधार कार्ड सर, यूआईडी, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन अथॉरिटी, जिसका आधार कहते हैं। और छठा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल, छठा जिसने बता दिया मैं मान जाऊंगा। राशन कार्ड, हाँ? राशन कार्ड। मेरे को इतना बताओ कि राशन कार्ड के ऊपर आपका फोटो रहता है क्या? सर एड्रेस प्रूफ लिख लीजिए, पासपोर्ट फोटो, पासपोर्ट फोटो, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर से बोलो क्या बोल रही हो? इलेक्ट्रिसिटी बिल, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, कहां से देख के बोल रही है मैडम? कहां से देखा? चलो जहां से भी देखा हो, सही देखा है आपने। देयर आर ओनली 6 ओबीडीज फॉर ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट। ओबीडीज आर आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ओबीडी जो आपको समझ में गारंटी एक्ट सर ये वाला फुल 2005। फॉर्म इम्पोर्टेंट है क्या? जिस समय गवर्नमेंट स्कीम पढ़ाऊंगा उस समय ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होगा। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी ने मेरे से पूछा तो मैं लिख देता हूँ। अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है। जैसे आपका सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना या फिर सुकन्या समृद्धि योजना है, वैसे ही ये भी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2005 में स्कीम की हमने शुरुआत की, नाम दिया मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो एम फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी छोड़ भी दिया तो भी चलेगा, अदरवाइज भूलने तो दूंगा नहीं मैं इसका फुल फॉर्म, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम में मुझे पढ़ाना ही है। तो अभी से लिख लिया तो और अच्छी बात है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आपके बोर्ड पे कतई लिखने वाला नहीं था। क्या हो गया? रिस्ट्रिक्शन किधर लिखे सर? रिस्ट्रिक्शन लिखा नहीं यहाँ पे, सिर्फ आप लिख लीजिए ना नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड नंबर ऑफ विड्रॉल पर रिस्ट्रिक्शन है। बताता हूँ क्या रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ आप लिख लीजिए कि रिस्ट्रिक्शन किस चीज पे है। तो नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड नंबर ऑफ विड्रॉल पर रिस्ट्रिक्शन है। सर गवर्नमेंट एक्ट के बाद क्या लिखा है? 252 क्या है वो दिख नहीं रहा। गवर्नमेंट एक्ट नहीं है, गारंटी एक्ट है। ओके, क्योंकि मुझे मेरे पास स्पेस नहीं था, इस कारण से ऐसा लिखा मैंने। ये गारंटी एक्ट 2005 है। 2005 में इस स्कीम की बेसिकली शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। सर नंबर ऑफ डिपॉजिट और किससे रेस्ट्रिक्शन है? चलो आपके बोर्ड पे जो लिखा है वो हटाओ। सर रुको, देखिए नंबर ऑफ डिपॉजिट और विड्रॉल में क्या है डिफरेंस तो मैं बता देता हूँ। देखिए आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही, एक महीने में 2 बार ही पैसा डिपॉजिट बैंक में जाके कर सकते हैं। इससे ज्यादा बार कीजिएगा बैंक आपका डिपॉजिट तो ले लेगी, लेकिन जैसे ही डिपॉजिट कीजिएगा आपको मैसेज आ जाएगा, कैश हैंडलिंग चार्जेस ऑफ ₹170 has been debited from your account number so and so and present balance is so and so। बैंक का ये कहना है कि सेविंग अकाउंट अगर हमने ओपन करके किसी कस्टमर को दिए हैं, इसका मतलब ये है
कि वो इस अकाउंट को अपने सैलरी के पर्पज के लिए यूज कर रहा है या उसके फंड कहीं से आ रहे हैं जा रहे हैं उसके लिए यूज कर रहा है। कैश भरने के लिए हम तभी यूज करेंगे मोर देन 2 टाइम्स व्हेन वी आर हैविंग सम बिजनेस। अगर हमारा कोई पान का टपरी है, कोई चाय का दुकान है, तो कोई और भी दुकान है, वहां पर डेली का बिजनेस हमारे पास 500, 1000, 2000, 5 लाख रुपए आ रहे हैं, तो ही हम कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक में आएंगे। लेकिन अगर वो अकाउंट वो पर्पज के लिए हमने सेविंग अकाउंट खोल दिया है तो दिस इज नॉट फिजिबल। इस कारण से सेविंग अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन है, नंबर ऑफ कैश डिपॉजिट एंड नंबर ऑफ कैश विड्रॉल। आप देखते होंगे, आप अगर मोर देन 4 टाइम्स एक महीने में अपने एटीएम कार्ड को आप यूज करते हैं तो आपसे 20 रुपए कट जाते हैं। यस और नो? हाँ यस सर। हाँ सर। करते हैं क्या? 1000 रुपए आप निकालते हैं, चौथी बात तो ठीक है, लेकिन 5वीं बार आप निकालते हैं तो निकालते हैं 1000 रुपए, आपको 1020 रुपए या 1030 रुपए का मैसेज आता है। ऐसा कभी दुर्घटना आपके साथ घटा है? यस सर। तो घटा है ना। तो इस कारण से बोलता हूँ कि एक ही बार जाने का 20,000 रुपए 5,000 रुपए निकाल के लिए आने का। मेरा एक दोस्त था, जब हम लोग MBA किया करते थे तो बोलता था कि डेली मैं 100 रुपए निकाला करूंगा, क्योंकि एक बार मैं अगर 5,000 रुपए निकाल लूंगा जो मेरे घर से आया तो मेरा खर्च हो जाएगा, है ना। डेली वो 100 रुपए निकालता था। लेकिन उसी समय क्या हुआ, RBI ने ये कर दिया कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो बेचारा क्या करेगा। इस तरह से डेली पैसे नहीं निकालना है। 2 बार निकालिए अपने बैंक से, और तीसरी बार अगर दूसरे बैंक से निकालेगा तो भी पैसा कट जाएगा। 4 बार अपने बैंक के एटीएम से निकालेगा तो नहीं कटेगा। वो बेसिकली मैं एटीएम में पढ़ाऊंगा आपको। नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड नंबर ऑफ विड्रॉल पर रिस्ट्रिक्शन है, कितनी बार डिपॉजिट और विड्रॉल पर रिस्ट्रिक्शन है। ये जब मैं एटीएम की बात करूंगा उस समय आपको पढ़ाऊंगा। अभी सेविंग अकाउंट सिर्फ इतनी बात जाननी है कि सेविंग अकाउंट का ट्रीटमेंट हमें करंट की तरह नहीं करना है। सेविंग अकाउंट से जुड़ी हुई कोई बात में आपको समझ में नहीं आई हो तो मेरे से पूछिए। सब समझ में आ गया? सर मतलब आप बोले विड्रॉल का 1 महीने में 4 बार विड्रॉ कर सकते हैं ना? जोर से बोलोगे भाई। और सेविंग अकाउंट के विड्रॉल का बोले सर, मतलब 1 मंथ में 4 बार विड्रॉल कर सकते हैं ना? 1 month में 4 times you can withdraw by using your own bank ATM. If you are having Union Bank of India ATM card, it means you are Union Bank account holder. So you are supposed to withdraw maximum 4 times from Union Bank ATM, which is free of cost. लेकिन अगर 4 times से ज्यादा आप यूनियन बैंक को भी यूज कीजिएगा पैसे कट जाएंगे। एंड अगर यूनियन बैंक का कार्ड है और तीसरी बार आपने यूनियन बैंक को छोड़ के SBI से पैसा निकाल लिया तो वहां भी पैसा कट जाएंगे आपको। तो यूनियन बैंक ये कहती है या कोई भी बैंक ये कहती है कि आप अगर मेरे खाता धारक हैं तो आपको मैंने अपने ATM से 4 बार निकालने का आजादी दिया है। लेकिन दूसरी बैंक ये कहती है कि अगर वो कस्टमर यूनियन बैंक का है और मेरे बैंक के ATM में आया, मेरे बैंक का उसने डेप्रिसिएशन किया, मेरे बैंक के AC का उसने हवा खाया, मेरे बैंक के प्रीमाइसेस का वो कॉस्ट मैं भर रहा हूं और एडवांटेज सर्विसेज वो यूनियन बैंक से बड़ा कस्टमर ले रहा है, तो तीसरी बार भी मैं पैसे काट लूंगा। समझ में आया अभी? हाँ सर। पक्का कि जबरदस्ती का ये बोल रहे हो? नहीं समझा। मिनिमम 3 टाइम ना सर? हाँ, डिस्काउंट ATM में मिनिमम 3 टाइम्स ना? फिर से बोलो मैडम, एक बार आवाज नहीं आई तुम्हारी। मतलब सर कितने अमाउंट निकाल सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम हो? अरे आपके ATM कार्ड का जो फीचर होगा, आपका ATM कार्ड का परमिशन ये देता है कि आप 40,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं, 40,000 कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका ATM अगर 40,000 परमिसेबल है तो आप 1 लाख विड्रॉ कर सकते हैं। 3 बार 4 बार आप कोई भी अमाउंट निकालिए, 1000 रुपए अभी निकाले तो भी चलेगा, 40,000 रुपए निकाले तो भी चलेगा। 4 बार आप यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। 5वीं बार आप 1,000 रुपए निकालो या 40,000 रुपए निकालो या 20,000 रुपए निकालो, चार्जेस कटेगा ही कटेगा। समझ में आया? यस। चलो आगे। आपको अपने बैंक से, आपको अपने सेविंग अकाउंट से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है? कोई भी क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया हो लेकिन आपके मन में है कि सर मेरे साथ ये हो गया, कोई ऐसा है? हाँ सर। क्या हुआ भाई बताओ।
सर मतलब मेरा HDFC में अकाउंट है और मतलब मैंने ना एक टाइम पे 4 बार पैसा निकाला था 10,000। तो 5वीं बार नहीं आया था, तो मतलब बोल रहे कि एक ही दिन में 4 बार निकाल सकते हो, तो अगले दिन आओ बोल रहे थे। एटीएम से निकाला क्या? हाँ, ATM से निकाला था। देखो कैसा होता है ना कि अगर कोई मोबाइल लेके नहीं गए थे क्या तुम? करता हूँ सर, पर अभी ATM था नजदीक तो उस टाइम पे निकाला था। तो 10,000 तक क्यों निकाले? 20,000 क्यों नहीं निकाला? नहीं, लिमिट 10,000 ही था तब ATM का। हैं? कब था? 10,000 क्या सर, मतलब भाई कब अभी लिमिट पहले 10,000 था? 2 महीने पहले। 2000 ईस्वी में? 2 महीने पहले सर हुआ था ये। 10,000 लिमिट थे? हाँ, ATM का एक टाइम पे 10,000 ही निकाल सकते हो, बाद में सेकेंड टाइम को रहे तो फिर से 10,000 निकालो ऐसा। अच्छा ठीक, चलो ये तो इंडिविजुअल बैंक का होगा, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है ना कि एक ही दिन में अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इट मीन्स वो फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, और वहां पर बैंक ने अपना ये लगाया हुआ है कि अगर एक एटीएम से मोर देन 4 टाइम्स एक ही दिन विड्रॉल हो रहे हैं तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कार्ड किसी को और को मिल जाता और नंबर ऑफ टाइम से विड्रॉ कर रहा है, इस कारण से सिस्टम क्या करता है तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट करता है कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन एक दिन में 4 होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको निकालने नहीं दिया होगा। लेकिन तो दूसरे HDFC बैंक की बात है कि यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि क्योंकि हर एक बैंक के नियम निकालने के संबंध में अलग अलग है डेली बेसिस के ऊपर, लेकिन आपकी बैंक थी तो चलो 10,000 पैसे वहां काम चल गया ना, कि काम नहीं चला, हो गया काम खत्म, छोड़ दो। अच्छा हो गया सर। चलो और किसी के साथ? सर मैंने दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉ किए बट चार्जेस डिडक्ट नहीं हुए, चार्जेस नहीं तो लगते सर। दूसरे बैंक के बैंक में जाने का और 20 रुपया उसको दे के आ जाने का। नहीं लगा सर, आज ही निकाला। नहीं नहीं मैडम, मेरे कहने का मतलब क्या है, क्या वो जो आज पैसा आपने ट्रांजेक्शन किया है वो इस महीने की 5वीं ट्रांजेक्शन है दूसरे बैंक की? तो सर रूल तो ये है ना कि अगर अनदर बैंक का एटीएम हम यूज करते हैं तो चार्जेस डिडक्ट होता है। नहीं ऐसा नहीं होता ना, ऐसा किसने बोला आपको? अगर आप दूसरे बैंक का एटीएम यूज कर रहे हैं और आपकी लिमिट अभी तक बची हुई है, कहने का मतलब आपका 4 बार लिमिट है ना, तो 4 बार आपने यूज नहीं किया, पहली ही बार दूसरे बैंक के एटीएम को यूज कर लिया तो चार्जेस नहीं कटेंगे ना। ओके सर। लेकिन अगर दूसरे बैंक के एटीएम को तीसरे बार आपने यूज किया, फर्स्ट और सेकंड टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट है दूसरे बैंक का एटीएम भी, लेकिन तीसरे बार आपने अगर यूज कर लिया चार्जेस कट जाएंगे। ठीक है? ओके सर। और सर मिनिमम बैलेंस लिमिट क्या है सेविंग अकाउंट का? बताया ना, 0 है, डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो आपकी जिस बैंक पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट है उसका मिनिमम बैलेंस चार्ट एक बार देख लीजिए, अदरवाइज अभी मैंने आपके बोर्ड पे लिखा कि मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, 0 एज पर RBI गाइडलाइन। बट इसको ओवरराइड हर एक बैंक करती है, क्योंकि हर एक बैंक अपने कस्टमर के पोर्टफोलियो को देख के उसकी मिनिमम लिमिट तय कर रही है। जो आपकी प्राइवेट बैंक है वो 10,000 कहती है, जो SBI जैसी बड़ी बैंक है वो 2,000 के। कौन से बैंक में अकाउंट है आपका? इंडियन बैंक सर। एक बार इंडियन बैंक में देख लो कितना है, 1,000 2,000 उसका भी होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अभी किसी में नहीं है। हाँ सर, ऑनलाइन 600 शो होता है बट वो लोग 2000 रखते हैं। तो 2000 है, 2000 से कम कीजिएगा तो MAB मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस का चार्जेस कट जाएगा आपसे। चलो करंट अकाउंट फॉर नॉन इंडिविजुअल, वो हमने क्या लिखा था फॉर इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या लिखा है फॉर नॉन इंडिविजुअल। नॉन इंडिविजुअल का मतलब है एक पर्सन नहीं होना चाहिए। राम सीता गीता मोहन ये एक आदमी का नाम है, इसके नाम से सेविंग अकाउंट ओपन होगा। लेकिन जो आदमी का नाम ना हो, नॉन इंडिविजुअल हो, नॉन पर्सनल हो, नॉन इंटिटी हो, इंटिटी बेस्ड अकाउंट हो, कंपनी अकाउंट हो, फॉर्म अकाउंट हो, प्राइवेट पार्टनरशिप अकाउंट हो, रिलायंस है ना, बिग बाजार है, ये सब क्या लगता है कि आदमी का नाम है? तो ये सब कंपनी के नाम है। तो कंपनी के नाम, फॉर्म के नाम, पार्टनरशिप के नाम, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के नाम से जो अकाउंट ओपन होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज करंट अकाउंट। समझ में आया? सेविंग अकाउंट किसके लिए, करंट अकाउंट किसके लिए? हाँ सर। यस सर। एटीएम मिलेगा यहाँ पे? नहीं। नहीं।
इंटरेस्ट कितना मिलता है? हम अगर अकाउंट रखते हैं, सेविंग अकाउंट हमारा आपका है, तो इंटरेस्ट 2%, 2.5%, 6% मिलता है। करंट अकाउंट में अरबों रुपए बैलेंस, करोड़ों रुपए बैलेंस, लाखों रुपए बैलेंस होता है, इंटरेस्ट कितना मिलता है? 0%। आप करोड़ रखें, अरबों रखें, हम जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे वो 0 है। कोई भी इंटरेस्ट हम पे नहीं करते हैं, बैंक पे नहीं करती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पे नहीं करते हैं तो आखिर रिलायंस या अंबानी पैसा क्यों रखते हैं? तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कितनी बार भी बैंक में पैसे जमा कीजिए, निकालिए, एनईएफटी कीजिए, आरटीजीएस कीजिए, चेक ट्रांसफर कीजिए, दुनिया का हर एक काम सुबह से लेकर शाम आप बैंक में आके चादर बिछा के सो जाइए, सब चीज फ्री है। समझ में आया? अब चादर बिछा के सोने का नहीं, वो फ्री नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन करने का मतलब नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड नंबर ऑफ विड्रॉ, नो रिस्ट्रिक्शन। और क्या है भाई यहाँ पे? और क्या मिलता है? और क्या लिखा है वहां पे? सर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एक मिनट, क्या बात है, कहाँ पे देखा मैडम? सर पढ़ा है मैंने कॉलेज में, 12th में पढ़ा था मैंने। सिर्फ क्या हो गया? करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। तो कॉलेज में पढ़ा है, 11th 12th में भी पढ़ा था। क्या होता है वो ओवरड्राफ्ट? अकाउंट में What is जितना overdraft? बैलेंस हो उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकता है। इमरजेंसी के टाइम। What is the USP of current account? अरबों रुपए, करोड़ों, लाखों बैलेंस रहते हैं, तो एटीएम तो हम देंगे नहीं, तो यूएसपी क्या है? यूएसपी इज ओडी। ओडी का फुल फॉर्म है ओवरड्राफ्ट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। अटक रही है थोड़ी थोड़ी। आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है। ओडी क्या होता है देख लो। अगर करंट अकाउंट है तो उसके टर्नओवर के आधार पे, सपोज करंट अकाउंट किसी गैस गोदाम का है ना, तो गैस गोदाम का जो टर्नओवर है वो डेली का वो 5 लाख का ट्रांजेक्शन बैंक में आरटीजीएस करता है ना, यहाँ पे पैसा लेगा और अपने इंडियन ऑयल या फिर एचपी को पैसा भेजता है, तो डेली का उसका 10 लाख का क्या है तो ट्रांजेक्शन है। 8 लाख 9 लाख रुपए डिपॉजिट करता है, आरटीजीएस करता है अपने कंपनी को। तो बैंक क्या करती है, उसके इस टर्नओवर के आधार पे उसको एक लिमिट दे देती है। लिमिट दे दिया कितने का? 30 लाख रुपए का। तो ये 30 लाख रुपया है, ये उसकी लिमिट हो गई। दिस इज कॉल्ड ओडी, ओवरड्राफ्ट। कि वो ओवरड्राफ्ट कर सकता है, मतलब उसकी जो 10 लाख वो भेजता है डेली, वो 10 लाख भेजता है, लेकिन आज सपोज उसको 10 लाख रुपए जमा नहीं हुआ, नहीं कंपनी को उसको 25 लाख रुपए भेजना है, तो बैंक ने उसको लिमिट दे रखा है, उस लिमिट का यूज करके वो पैसे भेज सकता है। दिस इज कॉल्ड ओडी। ओडी समझ में आया? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। 10 लाख और 14 लाख सर। क्या हो गया? 10 लाख और 14 लाख सर। 14 लाख। आवाज नहीं आई आपकी, फिर से बोलिए जरा। सर मैंने बोला कि वो जो आपने 10 लाख और 30 लाख लिखा है ना, वो समझा नहीं सर। ठीक है, इस 10 लाख को छोड़ दो। बैंक उसके टर्नओवर के आधार पे उसको एक लिमिट दे देता है, वो बैंक देता है कि हमने आपको 30 लाख का लिमिट दे दिया। तो अगर उस बैंक के लिमिट को उसने यूज किया है, आप उसका पैसा अगर 5 लाख रुपए डला हुआ है, तो 5 लाख रुपए भेजा तो बैंक कोई चार्जेस नहीं लेगी। लेकिन उसने अगर 7 लाख रुपए भेज दिया है, तो 7 लाख 5 लाख तो उसका खुद का जमा था, लेकिन उसने भेज कितना दिया? 7 लाख। तो 2 लाख किसका यूज हो गया? उस लिमिट का यूज हो गया। तो बैंक 2 लाख का क्या करेगी? तो 2 लाख का लिमिट पे इंटरेस्ट ले लेगी।
अभी समझ में आया? सर ऐसा लिमिट रहता है ओवरड्राफ्ट का कि इतना मिनिमम फिक्स्ड है कि अलग अलग बैंक का अलग अलग नहीं रहता है नहीं, लिमिट? डिपेंड करता है कंपनी की टर्नओवर कितने की है। वो जो सीए रिकमेंडेशन करता है कि इसकी टर्नओवर इतने की है, उसकी बैलेंस शीट पे रहता है, उसके आधार पे बैंक अपना एक प्रपोजल बनाती है कि इसको हम 10 लाख का लिमिट देंगे, इसको हम 20 लाख का लिमिट देंगे। तो डिपेंड ऑन बैलेंस शीट, कंपनी ने अपने बैलेंस शीट में कितना दिखाया है उसकी टर्नओवर, और उसका जो एक्चुअल जो बैंक में ट्रांजेक्शन है वो कितना है, उसको टैली करने के आधार पे ऑटोमेटिक उसको एक लिमिट मिल जाता है। उस लिमिट को हम कहते हैं ओडी, ओवरड्राफ्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर उस कंपनी की बैलेंस उस दिन नहीं है और उसको अर्जेंट में पैसा भेजना है, तो बैंक उसको एक लिमिट दिया हुआ है, उस लिमिट को यूज कर सकता है। ये फैसिलिटी सेविंग अकाउंट होल्डर को नहीं है, सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को है। इस कारण से हम बोलते हैं करंट अकाउंट की जो यूएसपी है वो है ओडी, मतलब पैसे नहीं भी हैं फिर भी हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओडी। लिखे इसको और मेरे से पूछे भी क्या नहीं समझ में आया, लिखो भी और पूछो भी। करंट अकाउंट में लिखे पहली बात, फॉर नॉन पर्सनल एंटिटी सच एज कंपनी, फॉर्म फॉर नॉन पर्सनल एंटिटी सच एज कंपनी, फॉर्म, नॉन इंडिविजुअल सेगमेंट, एक्सेट्रा। लिखिए नेक्स्ट, एटीएम नॉट अवेलेबल, एटीएम नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट लिखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू करंट अकाउंट होल्डर 0, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू करंट अकाउंट होल्डर 0। नेक्स्ट लिखें, there are no restriction on number of deposit and withdrawal, there are no restriction on number of deposits and withdrawal। there are no restriction on number of deposits and withdrawal। नेक्स्ट लिखें, USP of current account is OD, USP of current account is OD, OD का फुल फॉर्म लिखें, ओवरड्राफ्ट। हेलो सर, ये पूछना था कि जो बिजनेसमैन या फिर ओनर है वो खुद का सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकता है, पर कंपनी के नाम से उसका करंट अकाउंट होगा ना? हेलो।
क्या कुछ होता आवाज आ रही है सबको? हाँ आवाज तो आ रही है काफी। आ रही है। तो सर नहीं सर सर पता ही नहीं। नहीं बोल रहे हैं शायद। हेलो सर। आवाज अभी आ रही है क्या? यस सर। ओके ओके, वो कनेक्टिविटी का इशू कुछ तो भी है आज, संडे हाँ को सर, बार बार इन आउट हो। देखिए अभी ओडी आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्रेडिट कार्ड समझ में आता है क्या? क्या सर? हाँ समझ। क्रेडिट कार्ड समझते हैं क्या? यस हाँ सर। हाँ हाँ सर। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, एक लिमिट दिया जाता है ना, 75,000 का यस लिमिट है। इफ यू आर यूजिंग 75,000 और बिलो 75,000 इन ए मंथ, अगर वो 75,000 आवाज नहीं आ रहा सर। वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रही। 2,000 ने परचेजिंग किया है। सर आवाज नहीं आ रहा। सर क्या क्या बोले आप सुनाई नहीं। यार इस आवाज में आज क्या और कुछ भूत वापस लग गया गया, लग रहा था। वापस जा। बोर्ड दिख रहा है क्या? बोर्ड बोर्ड दिख रहा आप है। बोर्ड अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। ऑडियो में प्रॉब्लम है, वीडियो बराबर है। वीडियो बराबर है। ओके रुको 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 1 मिनट ओम थांबा, मैं इसको दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं नो ऑडियो। नहीं नहीं सर। लेता हूँ, आवाज निकल जाता है। अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ चलो, तो ओडी इज सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड। अभी समझ में आया क्या होता है ओडी? यस एक लिमिट दिया जाएगा, उस लिमिट के विजीन हमें यूज करना है और एक सर्टेन पीरियड के बाद हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना है। दैट इज सिमिलर फैसिलिटी विच इज अवेलेबल फॉर करंट अकाउंट होल्डर but not in terms of card, in terms of account, that is called OD. The full form of OD is overdraft, which is available only for current account customer. समझ में आया अभी? हाँ सर। चलो वेरी गुड। हाँ सर, पर इसमें डॉक्यूमेंटेशन करंट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या लगता है? किस टाइप का है कंपनी, तुम्हारी किस टाइप की है? तो जो बायलॉज है कंपनी का वो लगेगा, जो आपका मोड ऑफ ऑपरेशन है, कौन उसको यूज करेगा, डायरेक्टर यूज करेंगे या कौन उसको यूज करेगा, 1 लाख के ऊपर कितने सिग्नेटरी होंगे, है ना, जो एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो लगेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी है वो किस टाइप की कंपनी है, क्या वो पार्टनरशिप कंपनी है, क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या वो लिमिटेड कंपनी है। तो जैसा कंपनी उस टाइप के उसके डॉक्यूमेंटेशन।
अच्छा सर, सर वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो गया अभी। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है सर। आज कुछ तो वाईफाई का मेरा प्रॉब्लम चल ही रहा है, सुबह से ही चल, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं रात शाम में ऐसा प्रॉब्लम ना आए, बट जिस चीज से आप दूर रहते हैं चीजें आपको वहीं पे खींच ले आती हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ पूछो पूछो क्वेश्चन पूछो, मेरे आवाज आ रही है, जब तक कनेक्शन हो रहा है तब तक क्वेश्चन पूछो मेरे से। सर हेलो बोलो। सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि मतलब अभी जो आपने पहले हम लोगों ने बोला कि सेविंग्स अकाउंट बिजनेसमैन नहीं खोल सकता ऐसा, पर वैसा नहीं है ना, अगर ओनर है तो वो सेविंग्स अकाउंट खोल सकता है, कंपनी के नाम पे वो करंट अकाउंट खोलेगा। नहीं देखो कैसा है कि अगर सेविंग अकाउंट है और सिंगल ओनर है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। समझ में आया प्रोप्राइटर क्या होते हैं? हाँ, इंडिविजुअल। हाँ अगर पान की टपरी है एंड आई एम द ओनली ओनर ऑफ पान टपरी, करेक्ट, ओके। हाँ तो मेरा सेविंग अकाउंट होगा, लेकिन आप डेली डेली जाके उसे पान टपरी का पैसा डालिएगा तो बैंक आपसे चार्ज लगेगी क्या? हाँ, मतलब डिपॉजिट के लिए। लेगी ना? हाँ हाँ, इस कारण से पान टपरी के नाम से करंट अकाउंट होना चाहिए। ओके। हाँ, बैंक का ये कहना ये होता है कि पान टपरी के नाम से करंट अकाउंट होना चाहिए, लेकिन लोग इंटरेस्ट कमाने के लिए सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जो कि गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके सर। और किसी के पास कोई क्वेश्चन? क्योंकि वीडियो तो करेक्ट नहीं हो पा रहा है। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है सेविंग करंट से संबंधित? नो मोर क्वेश्चन? कमाल है। सर वो यूएसडी का क्या बताया था आपने? क्या हो गया? यूएसडी का क्या बताया था? यूएसडी? क्या बोल रहा था कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि इंटरेस्ट का सेविंग पे हम देते हैं, करंट पे हम नहीं देते हैं। दूसरा है सेविंग अकाउंट खोलने के लिए हमें ओबीडी की जरूरत होती है, जो 6 होते हैं, चाहे वो पैन हो, आधार हो, डीएल हो, ईएल हो, या फिर आपकी जो इलेक्शन आईडी हो और मनरेगा कार्ड हो। करंट अकाउंट खोलने के लिए हमें बायलॉज लगते हैं, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सिग्नेटरी कौन है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है ना। तो जितने भी कंपनी के अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं, जिस आधार की कंपनी है, पार्टनरशिप है तो अलग है, लिमिटेड लायबिलिटी है तो अलग है ना, प्राइवेट लिमिटेड है तो अलग है, लिमिटेड है तो अलग है। तो जिस टाइप ऑफ कंपनी के आधार पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। और कुछ नहीं है, करंट अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। सेविंग अकाउंट में बहुत सारे मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन है कि आप ये ट्रांजेक्शन इतनी बार ज्यादा नहीं कर सकते हैं, वो ट्रांजेक्शन इतनी बार ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन है आपके सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर। करंट अकाउंट के ऊपर हम चूंकि कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, लेकिन उनको ये आजादी रहती है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन कितनी बार भी आप नंबर ऑफ कैश डिपॉजिट और विड्रॉल आप बैंक से आसानी से कर सकते हैं। ओके, चले, क्योंकि हमें बोर्ड पे कनेक्शन करने दे नहीं रहा है, इस कारण से एफडी और आरडी मैं बता देता हूं, लेकिन लिखवाने की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। देखिए एफडी का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं टीडीआर। आपके एग्जामिनेशन में कभी भी एफडी करके नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि एफडी का लिमिट क्या होता है या वगैरह वगैरह, हमेशा और हमेशा टीडीआर कहा जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ टीडीआर इज टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। टी से टर्म होता है, डी से डिपॉजिट होता है और आर से रिसिप्ट होता है।
तो टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट है जिसको हम एफडी कहते हैं। दूसरा उसी के तर्ज पे उसका एक भाई है जिसको हम कहते हैं आरडी। आरडी का फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी हम एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स टाइम के लिए करते हैं। सपोज मेरे पास 50,000 रुपया है तो उसको हम 50,000 रुपया को 1 साल, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 5 साल, 10 साल के लिए फिक्स कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना सोच के बताओ कि एक नेशनलाइज्ड बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें सेविंग बैंक अकाउंट पे देती है वो 2% है, 2.5% है, जबकि एक कोऑपरेटिव बैंक या एक प्राइवेट बैंक जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे देती है वो 6% या 7% है। But why there is no migration from nationalized bank to private bank or cooperative bank? तो फिर कस्टमर क्यों नहीं प्राइवेट बैंक को छोड़ के या फिर कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ के दूसरे बैंक में चले जाते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? क्या सर? इंटरेस्ट। क्या बोले? क्वेश्चन नहीं समझा सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट नहीं, जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो हमें 2-2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। जो कोऑपरेटिव बैंक है वो दुगुना यानी तिगुना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। फिर भी हम क्यों नहीं छोड़ते नेशनलाइज्ड बैंक? सर्विस, मनी सेफ्टी, रिस्क कम होता है, सिक्योरिटी रेट। सर ये कोऑपरेटिव बैंक है ना, मतलब वो कभी भी बंद भी हो सकती है और वो हाँ उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ कंप्लेन वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक प्राइवेट बैंक का भी ऐसा ही है। वो भी कभी बंद हो सकती है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ? किसी ने तो आंसर दिया। देखिए सेविंग बैंक अकाउंट में हम कितना रखते हैं? 50,000, 40,000, 30,000 ये रखते हैं। जो हमारी 1 मंथ की सैलरी आती है वो सेविंग में आती है। हम पूरे महीने यूज करते हैं, खा पी बचा के जो बच गया 5-10 हजार रुपया वही सेविंग होता है। तो इस कारण से जो स्मॉल सेविंग है उस पर अगर जो दूसरी बैंक आपको 6%, 8% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है तो कितने का डिफरेंस आएगा? 80 रुपए का डिफरेंस आएगा आपको। तो दिस स्मॉल अमाउंट के लिए हम कोई भी स्विच ओवर एक सरकारी बैंक से प्राइवेट बैंक में नहीं करते हैं। ये आपके रिटन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं है, बट ये आपके इंटरव्यू जो प्रोफेशनल ऑफिसर लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसका जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछे जाते हैं कि nationalized banks are paying very low rate of interest whereas cooperative bank and private banks are paying higher rate of interest, but why there is very low or no migration from nationalized bank or government bank to private bank or cooperative bank? What is the reason? रीजन यही है कि हमारी जो अर्निंग सेविंग बैंक अकाउंट है वो मिनिमम लो है और हम फिर क्या करते हैं उसके डेली के यूज करते हैं और जो फाइनल हमारे पास जो पैसे रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। इस कारण से बहुत हमारा माइग्रेशन नहीं है। समझ में आया? यस सर। तो ये आपके इसके लिए नहीं था, लेकिन चूंकि बोर्ड मुझे मिल नहीं रहा है इस कारण से आपको एक कंसेप्ट बता दिया। संभवतः आप किसी ऑफिसर लेवल के इंटरव्यू में जाएंगे तो बहुत हद तक ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के आंसर आपको काम देंगे। मैं बात कर रहा था एफडी का। एफडी का दूसरा नाम क्या बताया मैंने? टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट मैक्सिमम कितने साल के लिए हम कर सकते हैं? 5 days। 10 years। 10 years। सब लगा तुक्का लगाओ, कहीं तो जाके अटक ही जाएगा। जो होगा वो देख लेंगे फिर। मैक्सिमम लेंथ ऑफ टीडीआर इज 10 years। आप 10 साल तक के लिए एफडी कर सकते हैं। क्लियर? आपके एफडी का एक ही क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कितने मिनिमम दिनों के लिए आप एफडी कर सकते हैं। इसी का आंसर सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम डेज फॉर ओपनिंग ऑफ एफडी अकाउंट कितना होगा? 7 days। 7 days। अरे क्या बात है, ऐसे कैसे आंसर आ गया? किसने बताया भाई? आपने ही बताया था सर। अच्छा मैंने बताया था क्या? यस सर। अच्छा वही मुझे लगा कि इतना बहुत जोशों के साथ मल्टीपल आंसर 7 days आर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कि मिनिमम डेज ऑफ ओपनिंग ऑफ एफडी अकाउंट और टीडीआर अकाउंट इज 7 days। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वहीं पे आरडी को ओपन करने के लिए मिनिमम डेज कितने चाहिए? आरडी सर आपकी मिनिमम डेज, आवाज नहीं आ रही। आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम डेज कितने चाहिए? 6 months। 6 मंथ, वेरी गुड। तो एफडी के लिए 7 दिन, आरडी के लिए 6 मंथ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो एफडी, मंथली इन्वेस्टमेंट करना है 500, 1000, 5000, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है आरडी। आरडी का एक दूसरा नाम बताइए जो आज के डेट में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। अगर हम 500-500 रुपए महीना सेव करते हैं, 1000-1000 रुपए महीना सेव करना चाहते हैं, तो हम आरडी में पैसा डालेंगे या उसके दूसरे भाई एसआईपी में पैसा डालेंगे? किस में डालेंगे? SIP। SIP। मुझे आरडी और एसआईपी में अंतर कौन बताएगा? SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नहीं, मैं अंतर पूछता हूँ बाबा, मैं किधर फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ? फुल फॉर्म तो मुझे भी मालूम है, अंतर मुझे मालूम नहीं है ना। हम क्यों नहीं आरडी खोलेंगे, हम क्यों एसआईपी खोलेंगे, क्या कारण है? कोई लॉजिकल कारण बता सकता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए अच्छा है। सर आरडी पे पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और एसआईपी पे स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। अच्छा, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हमारा? यूनिट्स के हिसाब से मिलता है। सर आवाज नहीं आ रही है। नो ऑडियो। सर वॉइस नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा है? हाँ अभी आया। अभी कब से नहीं आया? वंस अपॉन ए टाइम से नहीं आ रहा है। चलो, जिस समय मैं म्यूचुअल फंड पढ़ाऊंगा ना, उस समय आपको बारीक का आंसर पता चलेगा, लेकिन एडवाइजेबल है कि एसआईपी के थ्रू हम जाएं, क्योंकि एसआईपी में हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो किसी ने ठीक कहा कि स्टॉक मार्केट के साथ लिंक होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि हर एक एसआईपी स्टॉक मार्केट के साथ लिंक होता है। तो इसमें डिटेल की हम बात करेंगे, लेकिन आज के डेट में अगर सिर्फ आप एसआईपी इज सिमिलर टू आरडी या आरडी इज सिमिलर टू एसआईपी और एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये समझ गए, ये भी काफी बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए कि एसआईपी को हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पे आप पैसे लॉन्ग टर्म के लिए या फिर किसी भी टर्म के लिए आप डाल सकते हैं, जहां पे ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कंपैरेटिवली आरडी से ज्यादा मिलता है। तो ये भी काफी है। चलो, आज की क्लास क्योंकि ये नहीं मिल रहा है मेरे पास, बोर्ड की अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में, है ना। और वहां पे हम कम से कम 6 अकाउंट की बात करेंगे। एफडी का कंपैरिजन आरडी के साथ, सुकन्या का कंपैरिजन आपके पीपीएफ के साथ, और एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, आज की क्लास यहीं रोकता हूँ, क्योंकि जब तक बोर्ड पर लिखूंगा नहीं तो सिर्फ वो थेसिस दलील चलता रहेगा, हो पाएगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इससे आगे की बात को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके? यस सर। यस, ओके, गुड बाय। बाय बाय सर। बाय।
Okay.